एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग क्या देखे? हम लोग बेसिकली कंडक्टर का स्टडी कर रहे थे, राइट। कंडक्टर को अलग अलग सिचुएशन में रख के हम लोग देख रहे थे कि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, राइट। और फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन तक पहुंचे कि एक कंडक्टर को अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये हम लोगों का कंक्लूजन था कि अगर इस कंडक्टर को आप बैटरी से कनेक्ट कर दो कुछ इस तरह से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव हो गया। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ इस तरह से। सो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? ऐसे तो बहुत हाई स्पीड से मूव करना था, लेकिन हम लोगों को पता चला कि असल में कोलिजन होता है, बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है, इसलिए ये बहुत ही स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या बताया था मैंने? ये सब सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि ये ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर में होता है। अच्छा, ऑर्डर बोलने का क्या मतलब है? एग्जैक्ट हम लोगों को नहीं पता, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट होता है, किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है। अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, तो आपको बताना होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा। ठीक है। अगर पूछ ले कि कितना ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने का, तो आपको बोलना होगा 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ये ऑर्डर है, मतलब लगभग इस ऑर्डर में रहता है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 1 × 10⁻⁻⁴ हो, किसी एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 × 10⁻⁴ हो, जो भी हो, ये 1, 2, 0.5, 0.7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर है ये मेंटेन रहता है 10⁻⁴ का। ठीक है। तो ये हम लोग कल के क्लास में सीखे थे। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि दो इम्पोर्टेंट टर्म पहले जानेंगे। ठीक है। पहला तो ये है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और दूसरा फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और दूसरा फ्री पाथ क्या होता है। एक बार रिलैक्सेशन टाइम हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकाल के देखेंगे। ठीक है। और एक बार अगर फ्री पाथ हम लोगों को पता चल जाए, फ्री पाथ क्या होता है, तो इसका भी एवरेज या मीन निकाल के देखेंगे। ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग दो टर्म पढ़ने जा रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर और फ्री पाथ के ऊपर। ठीक है। ये दो क्या क्या चीज है? यस। तो सीखने के लिए किस तरह से, देखिए यहाँ पे कि मान लिया कि एक कंडक्टर है। ठीक है। कंडक्टर के अंदर का सिनारियो ये है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, ये सारी चीज इमेजिन आप कर सकते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं पहले। ठीक है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ था। ठीक है। ये डायग्राम कल भी डिस्कस हुआ था। ठीक है। यहाँ से हम लोगों को कुछ एक टर्म्स के बारे में जानना है, इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से चला और कर्नल के साथ कोलिजन हुआ, उसके बाद फिर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर कोलिजन हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर कोलिजन हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर कोलिजन हुआ और फाइनली ये यहाँ पहुंचा। ठीक है। इसका मतलब कि अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो काफी हाई है, राइट। मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट बस इतना था। ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए आप डिस्टेंस लोगे या डिस्प्लेसमेंट लोगे? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट लोगे, राइट। तो अगर वेलोसिटी पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी कितना है, तो ये तो 10⁻⁵ के ऑर्डर में होगा। ठीक है। लेकिन ये
क्योंकि इतना घूमने के बाद बहुत ही छोटा डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। सो अगर पूछा जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, तो देखिए ये इस ऑर्डर में है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का कोलिजन से पहले का वेलोसिटी, लेकिन ये ड्रिफ्ट होने का वेलोसिटी कितना है, 10⁻⁻⁴, राइट। सर यस। सर ड्रिफ्ट जो है वो डिस्टेंस जो उसने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसका वो है या फिर उसकी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट नाम हम लोग जानते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम लोग ड्रिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। और जो 10⁻⁻⁴ है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है, मतलब जिस वेलोसिटी से ये कवर हुआ। असल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे 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 मूव किया है, ठीक है, लेकिन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो ये कितना टाइम में, टाइम तो काफी ज्यादा, क्योंकि ऐसे 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 घूम के आया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही है, राइट, लेकिन इतना ही टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी कम है, दैट मीन्स 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन ये सारी यस। चीज नहीं है, अभी एक दो टॉपिक के बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि दो कंजिक्यूटिव कोलिजन को आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, पहले इससे कोलाइड किया, नंबर फर्स्ट, फर्स्ट कोलिजन, फिर इससे कोलिजन कोलिजन हुआ, मतलब ये सेकंड कोलिजन है, ठीक है। दो कंजिक्यूटिव कोलिजन मतलब ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है। दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस, राइट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड यहाँ पे किया था, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, फिर से यहाँ पे कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, राइट, ये दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस कहलाता है फ्री पाथ, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप सोच ही सकते हो कि फ्री नाम क्यों रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कोलिजन हो रहा है, ठीक है, हर दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला होगा और यहाँ पे फिर से टकराया होगा, लेकिन टकराने से पहले यहाँ से यहाँ तक ये फ्रीली मूव कर पाया होगा, राइट। सो ये जो डिस्टेंस है वो फ्री पाथ कहलाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा उसे कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, इसे टाउ से डिनोट करेंगे। क्लास 11th में टाउ से टॉर्क को डिनोट किए थे, याद आ रहा है। यहाँ पे टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टी से डिनोट नहीं कर रहे रिलैक्सेशन टाइम को, टाउ से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन दोनों टाइम ही है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला कोलिजन हुआ, ये दूसरा कोलिजन हुआ, ठीक है। फ्री पाथ दो कर्नल्स के बीच का डिस्टेंस, कर्नल्स अलग अलग पोजीशन पे रह सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि पहला कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ, ठीक है। दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस को फ्री पाथ कहते हैं, और दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच बीच का टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। एक बार ये डेफिनेशन को खुद से आप रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज द टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कोलिजन, ठीक है, मतलब दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। और फ्री पाथ किसे कहते हैं, फ्री पाथ जिसे लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या कंजिक्यूटिव जो भी बोल सकते हैं, टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब कि दो कोलिजन कोई भी मान लो, ये होगा दो कोलिजन, पहला और ये दूसरा, तो ये लैम्डा 1 हुआ, ठीक है। अगेन ये दूसरा और तीसरा, तो ये दोनों सक्सेसिव है, तो ये लैम्डा 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद ये और ये कोलिजन होगा यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा 3 होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक फ्री डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ से पहला कोलिजन हुआ, यहाँ से दूसरा कोलिजन हुआ, यहाँ से तीसरा कोलिजन हुआ, यहाँ से चौथा कोलिजन हुआ, यहाँ से पांचवा कोलिजन हुआ, ऐसे, ठीक है। सो ये डिस्टेंस लैम्डा 1 है, मतलब कि फ्री पाथ, ये डिस्टेंस लैम्डा 2 है फ्री पाथ। जैसे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बोल रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि फ्री पाथ अलग अलग हो सकता है, राइट, क्योंकि एक कर्नल यहाँ पे मिला, दूसरा कर्नल यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस लैम्डा 3 हुआ, ये डिस्टेंस लैम्डा 4 हुआ, ये डिस्टेंस लैम्डा 5 हुआ। जितना कोलिजन होगा उसी तरह से उतना सारा फ्री पाथ मिलेगा, ठीक है। तो सारा का सारा फ्री पाथ का अगर आप मीन लोगे तो क्या करोगे, मीन निकालने के लिए मान लो n नंबर ऑफ टाइम्स
क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है। सो लैम्डा मीन कैसे निकालोगे, एम फॉर मीन, ठीक है। आप क्या करोगे, सारा का सारा फ्री पाथ को जोड़ दोगे, डॉट 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 लैम्डा एन डिवाइडेड बाय एन, राइट। ये हो जाएगा मीन फ्री पाथ। अगर आप याद करो तो क्लास 11th में भी मीन फ्री पाथ हम लोग डिस्कस किए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जहाँ पे ब्राउनियन मोशन का डिस्कशन हुआ था। कुछ याद आ रहा है? वहां पे भी फ्री पाथ का डेफिनेशन ऐसा ही था कि एक गैस मॉलिक्यूल पहला को दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वहां पे गैस मॉलिक्यूल था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वहां पे भी गैस मॉलिक्यूल क्या करता था, कोलाइड करता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कर्नल के साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है। सिमिलर चीज है, वहां पे जो फ्री पाथ का डेफिनेशन था, यहाँ पे भी फ्री पाथ का वही डेफिनेशन है। वहां पे जो रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन आप पढ़ के आए हो, यहाँ पे भी रिलैक्सेशन टाइम का वही डेफिनेशन है। बस फर्क कितना है कि वहां पे गैस मॉलिक्यूल था जो कोलाइड कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है जो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। असल में ये जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है और फ्री पाथ लैम्डा, इसका डेफिनेशन फिक्स है। दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच का डिस्टेंस क्या है, फ्री पाथ है। और दो कंसेक्यूटिव या दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कोलिजन हुआ और यहाँ पे कोलिजन हुआ, बीच के टाइम में तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, राइट। सो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन टू कवर फ्री पाथ। यस, यू कैन से रिलैक्सेशन टाइम क्या है, फ्री पाथ को कवर करने के लिए जो टाइम लगता है। लेकिन ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि अगर ये फ्री पाथ लैम्डा 1 है, ये फ्री पाथ लैम्डा 2 है, ये फ्री पाथ लैम्डा 3 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10⁻⁵ के ऑर्डर में है, राइट। सो लैम्डा 1 को कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो टाउ 1 होगा, लैम्डा 2 को कवर करने में जो जितना टाइम होगा वो टाउ 2 होगा, और लैम्डा 3 को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उसे टाउ 3 कहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस को आपको फ्री पाथ देगा और टाइम क्या देगा, रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन क्योंकि ये इतना रैंडम है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते, आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, इसलिए हम लोग दोनों का एवरेज लेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज लेंगे तो क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज। इसका नाम क्या है पता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और फ्री पाथ का एवरेज लेंगे या मीन लेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n डिवाइडेड बाय n। आप लोग मीन एवरेज निकालना जानते ही है, राइट। बस वही कर रहे हैं, और डेफिनेशन बहुत ही इजी है। आप एक बार खुद से एक बार इसे रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये दो डेफिनेशन। आया समझ में? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आ गया। ओके, क्लास 11th का ही है, जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक बात जो ध्यान देने लायक है कि इलेक्ट्रिक सर? फील्ड का डायरेक्शन ये है, बताइए। सर तो फिर हम यूजुअली अगर निकालेंगे तो हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे और मीन फ्री पाथ निकालेंगे, हम अलग से उसका नहीं निकालेंगे इंडिविजुअल। हम लोगों को आगे के एक्सप्रेशन में ये टाउ एवरेज का जरूरत है, और कैसे जरूरत है हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोगों को इंडिविजुअल तो पता भी नहीं रहेगा, राइट। ऐसे तो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है, तभी ये सारा चीज पता चलता है, ठीक है। आगे कहाँ पे अभी जस्ट डेफिनेशन समझ के रखिए, आगे जहाँ यूज होगा मैं बता दूंगा किस तरह से यूज होगा, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम तो बढ़ना चाहिए, घटेगा कैसे? यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, 1 मार्क्स के लिए कभी कभी ये पूछ देता है, ठीक है, या एमसीक्यू भी पूछ सकता है। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको क्या बोलना होगा, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ, डिक्रीजेस, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे
रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा या मुझे ये एक्सप्लेन करना होगा? यस सर, आई कैन डू दैट। सर, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी और वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे। तो एग्जैक्टली एक कर्नल से दूसरे कर्नल तक के बीच में जो उन्हें डिस्टेंस कवर करना होगा वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे, तो इसलिए टाउ हमारा डिक्रीज करेगा। आप शॉर्ट में ये ऐसे बोल सकते हैं कि आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, उनके पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन ये याद रहे, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया है तो ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। yes, नंबर ऑफ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया है मतलब कि अब क्या हो रहा है, बहुत सारा कोलिजन हो रहा है तो टाइम घट गया है, राइट। टाइम घट गया, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो बीच में रिलैक्स करने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपका नंबर ऑफ क्लास बढ़ने से आपका रिलैक्स करने का टाइम क्या होता है, कम हो जाता है, राइट। क्या कुछ सिमिलरिटी था? ओके, तो अब चलते हैं मेन चीज के तरफ। हम लोग देखे एक चीज में यहाँ पे दिखाना भूल गया, फिर से देख लीजिए जल्दी से। ये जो मैं बता रहा था, ठीक है, बीच में आपने पूछ लिया शायद कुछ, जो मैं बता रहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किधर हो रहा है, इधर। और इसका बहुत अच्छा लॉजिक ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब इधर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, या पॉजिटिव टर्मिनल होगा सेल के केस में। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड। मतलब ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्रिफ्ट करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर मेंशन नहीं करोगे तो हो सकता है बोर्ड में आपका मार्क्स कट जाए, ठीक है। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है किसी कंडक्टर के अंदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको याद रहे, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर में मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया कि ये सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, सबका सब ड्रिफ्ट किधर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ, राइट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट टू लेफ्ट है। क्लियर है, इतना याद रहेगा। तो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझ के रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन द कंडक्टर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर लिखना भूल गए तो हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए, ठीक है। मतलब ये तो आप तक समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है। आपके कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है, खिसक रहा है। किस डायरेक्शन में खिसक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, खिसक रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से खिसक रहा है उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन तो एक ही तरफ खिसके है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ अलग अलग वेलोसिटी हो ही सकता है, ठीक है। अच्छा, अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है, क्यों बता पाए क्या कोई? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को कितना नंबर ऑफ कोलिजन फेस करना होगा, ये इलेक्ट्रॉन को कितना नंबर ऑफ कोलिजन, ये कोई फिक्स नहीं है, सबका पोजीशन अलग अलग होगा। इसलिए ओरिएंटेशन के ऊपर बेस्ड करके हम मान ही सकते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या है, v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, इसका वेलोसिटी v3 है, इसका वेलोसिटी v4 है, ठीक है। तो इन सारा वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन ये है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन द कंडक्टर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर ऑपोजिट किस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। हमेशा ऑपोजिट ऐसा पूछ ही सकता है, एक्स वाई जेड एक्सिस दे देगा और पूछ देगा
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है या पॉजिटिव आई कैप में है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको बोलना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वी डी, वी सफिक्स में डी लिखते हैं, डी फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव आई कैप। क्लियर है? सर वैसे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्यों? यस, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये पॉइंट नेगेटिव होगा। आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव की तरफ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक वन ओके सर, गॉट इट। पहले लेक्चर में ही हम लोगों ने समझा था कि यस सर, गॉट इट। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, राइट? ओके सर। तो अब डिराइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करने कैसे हम लोग करेंगे? ऑब्वियसली डेफिनेशन का ही यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग एवरेज निकाल लें, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग देखेंगे, सबका वेलोसिटी को देखेंगे। कुछ नोन टर्म्स है जैसे कि फ्री पाथ हुआ और रिलैक्सेशन टाइम हुआ, ये सब अब हम लोग के लिए नोन है, ठीक है। अब हम लोग ये इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज को यूज करके हम लोग V1 देखेंगे, V2 देखेंगे, V3 देखेंगे और सबका एवरेज निकालेंगे। और वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, V ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। तो हम लोगों का तो मोटिव ये है कि किसी तरह से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी निकाल दे, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन को देके जस्ट इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में मैंने डिराइव करने का कोशिश किया यहाँ पे, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, यहाँ पे तीसरा है, ठीक है। इसी तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? पहले कर्नल से टकराया, उसके बाद क्या हुआ? फिर दूसरे कर्नल से टकराया, ठीक है। तो जैसे ही टकराया, इसका वेलोसिटी क्या था? u1 था। मतलब मान लिया u1 क्या है? u से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ना, क्लास 11 काइनेमेटिक्स में आपने देखा था। उसके बाद ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आपको पता है ये डिस्टेंस कहलाएगा फ्री पाथ। तो इसे, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसे λ1 कहेंगे। और λ1 डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसे जो टाइम लगेगा वो रिलैक्सेशन टाइम होगा, इसे τ1 कहेंगे, ठीक है। और जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये u1 है, ठीक है। जैसे ही इसके साथ कोलिजन हुआ, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा और यहाँ पे भी कोलिजन हुआ। अब पहला कोलिजन में इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरा कोलिजन में इसका फाइनल वेलोसिटी v1 ले लिए, ठीक है। तो क्या हम लोगों के पास कोई एक इक्वेशन है जो ये चारों टर्म को, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या कोई इक्वेशन है जो इस चारों टर्म को रिलेट कर दे? क्या 11th में हमने पढ़ा v इक्वल टू यू प्लस ए टी? क्या आप ये इक्वेशन जानते हो? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो ए होगा वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा? कोई मुझे प्रूफ बता पाएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का, वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा? कोई बता पाएगा क्यों? सर क्योंकि उस सर इलेक्ट्रॉन आपने पे जो बताया था ये फोर्स तो। होगी, नेट फोर्स, वो इक्वल सेम होगी सब पे, और मास भी सबका सेम है। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि फोर्स इक्वल टू कितना आता है? फोर्स इक्वल टू आता है माइनस ई, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आता है? माइनस ई बाय एम। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, चार्ज फिक्स है, और ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर कंडक्टर को अगर बैटरी से कनेक्ट किया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिक्स होगा, राइट। हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो एक्सेलरेशन फिक्स होगा। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इक्वल टू u1 प्लस a τ1 लिख सकते हैं ना। लैम्डा का कोई जरूरत नहीं है, लैम्डा ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन में तो डिस्टेंस का कोई बात ही नहीं है ना। अच्छा, ये
जो इक्वेशन है इस बात से आप एग्री करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है? यस बताइए। सर। ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर है। इनफैक्ट क्लास 11th में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करके मैंने ये प्रूफ किया था कि ये जो इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर आप लोगों को याद हो मैंने एक बहुत अच्छा सवाल इस पे कराया था कि ये जो s है ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसे एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन जो है वो वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी के जगह में टाउ है, ठीक है। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन को देखे, ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है, ठीक है। ऑब्वियसली दो कंसेक्यूटिव या दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस को लैम्डा 2 कहेंगे। टाइम जितना लगेगा इसे ट्रैवल करने में इसे टाउ 2 कहेंगे, और जितना एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है उसे ए कह रहे हैं, ठीक है। और ए का वैल्यू हम लोग माइंड में रखे हुए हैं, ए का वैल्यू भूलना नहीं है। ए का वैल्यू है माइनस ई बाय एम, क्या भूल गए? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे, ठीक है। तो क्या हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग v2 का वैल्यू लिख सकते हैं, v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ 2, v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ 2, मतलब v इक्वल टू u प्लस ए टी लिख रहे हैं, राइट, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब t के जगह में टाउ है तो हर जगह टाउ लिखेंगे। पहला के लिए ये 1 1 1 लिखेंगे, दूसरा के लिए ये 2 2 2 लिखेंगे, तीसरा के लिए ये 3 3 3 लिखेंगे, ऐसे। एक्सेलरेशन को चेंज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन सेम है। अगर अलग अलग होता तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a1 टाउ 1 लिखते, लेकिन क्योंकि पहले के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है, इसलिए ए लिख रहे हैं, राइट। क्लियर है? तो Yes, इसी sir. तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हैं, राइट। और इसी तरह से nth इलेक्ट्रॉन का कैसा रहा होगा बताइए तो, So vn क्या लिख, Vn is equals to Un plus A is A tau n. टाउ, राइट। अच्छा यहाँ पे वेक्टर ए के ऊपर दे या टाउ के ऊपर दे? A के ऊपर। टाउ के ऊपर वेक्टर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? सर टाउ के ऊपर नहीं देंगे, अगर उसके ऊपर नहीं देंगे क्योंकि वो टाइम है। एग्जैक्टली, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोगों का तो काम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोगों को v1 v2 v3 vn मिल गया, सबका एवरेज निकाल सकेंगे क्या? v एवरेज क्या होगा बताइए तो, V1 v1 plus V2 प्लस plus V3 up to प्लस Vn डॉट डॉट upon डॉट n vn divided अपॉन by n. n। क्या यही एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं? Yes, इसका sir. मतलब कि कहीं ना कहीं सारा का सारा v1 v2 vn का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक अच्छा सा एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली v1 v2 v3 सबका वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, जैसे v1 का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, u1 प्लस ए टाउ 1, v2 का वैल्यू क्या, u2 प्लस ए टाउ 2, ठीक है। तो पुट करके देखिए क्या टफ लग रहा है, नहीं ना, No, इजी है sir. ना। पहला इलेक्ट्रॉन का Yes, देखिए, sir. दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से nth इलेक्ट्रॉन का देख लिए, सबका वेलोसिटी हम लोग इस तरह से लिख लिए क्लास 11 के काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को निकालना आता है, राइट। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को तो निकालना आता है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी कितना है, सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय n, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। क्या v1 का जगह में u1 प्लस ए टाउ 1 लिखे, v2 का जगह में u2 प्लस ए टाउ 2, ये जब लिखेंगे इतना सारा, ये सारा वैल्यूज को जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा हम लंबा नहीं किया है डेफिनेशन को, मतलब ये डेरिवेशन को ज्यादा लेंदी नहीं किया है, इसलिए एक दो स्टेप बीच का खा चुके हैं हम, आप भी खा लो जल्दी से अच्छे से। ये सारा वैल्यूज को जब यहाँ पुट करेंगे तो u वाला एक्सप्रेशन को अलग कर लेंगे, तो u1 प्लस u2 डॉट 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 n, और डिवाइडेड बाय n है ना, तो ये भी अलग हो गया, प्लस ए कॉमन ले लिए, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 डॉट 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 डिवाइडेड बाय
n। तो कुछ इस तरह से ये मिलेगा या नहीं? अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलो। जो मैंने एक्सप्रेशन, जो दो स्टेप्स मैंने खाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यू वाला कौन जीरो सा? कैसे होगा सर? सर यू यू वाला अभी तक कैसे जीरो हो अभी जाएगा? तक अभी तक मैंने कहा है कि यू जीरो हुआ है। मैंने बस इतना कहा है कि ये जस्ट पुट किया है हमने। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। यस सर। Yes, sir. उसके बाद मैं बताता हूँ ना। तो V1 का वैल्यू पुट किए ये यहाँ से, V2 का वैल्यू यहाँ से, V3 का वैल्यू यहाँ से, फिर लास्ट में Vn का वैल्यू यहाँ से, सारा का सारा वैल्यू पुट किया और अलग अलग कर लिए। तो हम लोगों को मिला, अलग अलग कर लिए तो U मिला प्लस A इंटू T मिला, राइट। कितना सारा एन टर्म्स अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि ये असल में क्या था। एक तो मैं आसान तरीका आपको बता सकता हूँ कि मान लिया कि सब इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियल वेलोसिटी जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, ठीक है, जैसे कि डीसी पांडे सर अपने किताब में लिखते हैं, ठीक है, कि सारा का सारा कंडक्टर का जो इनिशियल वेलोसिटी है U1 U2 U3, वो ये सब में फंसना ही नहीं चाहते, ठीक है। वो क्या करते हैं, सबको 0 0 0। तो v इक्वल टू, वो कभी भी ऐसे नहीं लिखे u प्लस ए टी, वो डायरेक्ट बोले u तो 0 है तो उन्होंने लिखा v इक्वल टू ए टाउ 1, v2 इक्वल टू ए टाउ 2, ठीक है। लेकिन एस सी वर्मा का अगर किताब पढ़ो तो वो ये चीज को मेंशन किया है, ठीक है। वो ये चीज को मेंशन किया कि नहीं, ऐसा हो ही सकता है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का अपने आप में एक वेलोसिटी हो, भले ही आप बैटरी से कनेक्ट करो या ना करो। तो वो जो वेलोसिटी रहा होगा वो थर्मल वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पहले ही से इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ रहा होगा जो कि थर्मल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, और जो कि बहुत ज्यादा रैंडम होता है। मतलब इसका U1 इधर है, इसका U2 इधर है, इसका U3 इधर है, राइट। क्लियर है। और मैंने आपको कहा था जब हम लोग 3 स्टडी किए थे ये कंडक्टर के ऊपर, कि थर्मल वेलोसिटी में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी इतना रैंडम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। क्या ये मैंने बताया था? यस सर। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। और मैंने बताया था ना कि अगर U1 U2 U3 ये सारा थर्मल वेलोसिटी है तो U एवरेज क्या होगा? U एवरेज होगा U1 प्लस जीरो। U2 प्लस U3 डॉट 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 UN डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो मैंने इसे 0 कहा था। तो क्या अगर ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा? अगर आप बोलो तो मुझे दिखाने में टाइम नहीं लगेगा, बस मुझे जूम आउट करना है और यहाँ पे जूम इन करना है, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ कुछ बताइए। ये अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो यही चीज तो ये लिखा हुआ है, तो ये भी तो 0 ही होगा। मतलब शायद मेरे ही से गलती हुआ है कि मुझे नोट्स में इसे 0 नहीं दिखाना था, मुझे नोट्स में इसे 0 दिखाना था, राइट। अरे दोनों तो इक्वल है, एवरेज का मतलब ही क्या, दो सबको ऐड करके डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो अगर आप सीखना चाहो तो आप बोल सकते हैं कि नहीं इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हम नहीं मानते कि ये U1 है U2 है U3 है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप उनके हिसाब से जाओ तो 100% करेक्ट हो, क्योंकि फिजिक्स में एजम्पशन लिया जा सकता है, अलाउड है, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप एस वर्मा सर के हिसाब से जाना चाहो तो आप इसका ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ थर्मल वेलोसिटी तो रहा ही होगा, राइट, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद आप बैटरी से कनेक्ट किए तब उसका वेलोसिटी कुछ चेंज होके V1 हुआ कोलिजन के बाद, ठीक है। तो आप एजम्पशन लो ना लो, दोनों ही केस में आप सही हो, बस इसे 0 ले लो। क्लियर है। ओके, सो ये हम लोगों का 0 आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, राइट, ये एग्री करते। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स का टाउ क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए आप एवरेज निकाल सकते। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या लिखोगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n। क्या ये चीज जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये एवरेज है? Yes, लिख sir. सकते हैं ना। तो हम लोगों को मिला v ड्रिफ्ट
v ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या मिला, a टाउ एवरेज। मतलब इतना बड़ा एक्सप्रेशन को हमने इतना छोटा एक्सप्रेशन में बदल दिया, क्योंकि ये 0 हो गया और ये टाउ एवरेज हो गया, राइट। तो v ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 प्लस a टाउ एवरेज। क्या a का वैल्यू अब तक आपको याद है या भूल गए? क्या a का वैल्यू अब तक याद है? ऑब्वियसली a का वैल्यू Yes, क्या sir. होता है, माइनस ई बाय एम, M. याद है ना। a का वैल्यू यहाँ पे ई बाय एम एवरेज। तो यहाँ से वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला मिला, v ड्रिफ्ट इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। ठीक है। अब मान लो कि एग्जाम में आ गया है आपको प्रूफ करने और आपको नहीं पता, मतलब मान लो भूल गए इतना कुछ कि ये इनिशियल 0 होगा वगैरह वगैरह, टाउ एवरेज होगा, ये सारी चीजें आपको नहीं पता। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कुछ तो मार्क्स लाना चाहोगे ना, तो आप डीसी पांडे सर के हिसाब से चल सकते हैं। आप डेरिवेशन का शुरुआत करोगे, एक कंडक्टर बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दोगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये सारा करने के बाद आप डायरेक्ट बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो है माइनस ई इंटू ई। उसके बाद आप बोलोगे, या अगर आप मैग्नीट्यूड लेके चलो तो प्लस ई। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे कि फोर्स अगर ई है और मास इलेक्ट्रॉन का एम है तो एक्सेलरेशन ई बाय एम होगा, राइट। अब अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का 0 था। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होगा, e की जगह में आप दे सकते हैं ई बाय एम इंटू टी क्या है, टावर। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 3-4 लाइन में आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फुल मार्क्स का गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ तो मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, ये शॉर्टकट में डिराइव 4 स्टेप में किया गया है, 3 से 4 स्टेप में। अगर आप भूल जाओ तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से यूज ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि आप ये एक्सप्रेशन जब लिखते हो ना कि वी ड्रिफ्ट इक्वल टू वी एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी, तो ये एकदम जाके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन को जाके हिट करता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन ही यह है कि ये इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर है? अब और सेकंड चीज ये कि ये वेक्टर फॉर्म भी दे रहा है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म में है। वी ड्रिफ्ट इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में आप वेक्टर का साइन दिए, तो राइट हैंड साइड में वेक्टर का साइन देना होगा। किसके ऊपर वेक्टर दोगे? सर कैपिटल ई के ऊपर। कैपिटल ई के ऊपर। और बीच में ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है। कल के कि क्लास वो में मैंने नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट फिर से बताया था, राइट, अगर आपको याद हो तो। ये सर कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एग्जैक्टली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या ये डेफिनेशन को 100% मैच करे डेफिनेशन से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एवरेज यस सर। वेलोसिटी है, प्लस किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो आपको याद रखना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। अब कभी कभी एग्जाम में अगर ये एक्सप्रेशन देके कुछ पूछना चाहे तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टाउ ए वी जी लिखा रहे। ठीक है, ये नहीं भी लिखा रह सकता है वहाँ सिंपली, या कुछ बुक आप अगर पढ़ो, मे बी एनसीईआरटी या कोई अदर बुक आप पढ़ो, तो वहाँ पे ऐसा लिखा रह ही सकता है कि वी ड्रिफ्ट इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। लेकिन आपको समझ जाना होगा कि ये जो टाउ है वो किसका टाउ है, पहले इलेक्ट्रॉन का है या दूसरे इलेक्ट्रॉन का या तीसरे इलेक्ट्रॉन का, कौन सा वो एवरेज है। टाउ है, ये एवरेज है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर है ना। यस सर। टाउ लिखा भी रहे तो आपको तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब तो बुक में कुछ भी लिखा रहे, मुझे तो समझ में आ जाएगा कि ये एवरेज ही है। क्लियर है? यस दूसरा सर। कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप देखो तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ई बाय एम इंटू टाउ, राइट। लेकिन
ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके टर्म्स में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और रिलैक्सेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दे दे तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ई का वैल्यू पता है और एम का वैल्यू पता है, राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दे कंडक्टर में और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू अगर आपको दे दे तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता सकते हो, राइट। लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा? सोच के देखो, जनरली नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट नहीं करते। एक कंडक्टर को आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हो जो कि 10 वोल्ट का हो सकता है, 12 वोल्ट का हो सकता है, जितना भी वोल्ट का हो सकता है। तो आपको वो ई के फॉर्म में नहीं देगा क्वेश्चन। ज्यादा ऐसा हो ही सकता है दे दे, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन वी के फॉर्म में हो। तो क्यों ना हम लोगों का जो एक्सप्रेशन आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसे ई के फॉर्म से चेंज करके वी के फॉर्म में देख ले कि v के फॉर्म में कैसा होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में कितना होगा। तो क्या हम लोगों को e और v के बीच में रिलेशन पता है? बताइए, क्या हम लोगों को रिलेशन पता है e और v के बीच? बताइए, किसी को याद है e और v के बीच? कैपेसिटेंस में हम लोग बार बार पढ़ रहे थे ना, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर l हो और यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड e हो और बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट का v हो, तो आप लोग क्या लिखते थे? v इक्वल टू ई इंटू एल लिखते थे स्केलर में, राइट। यहाँ पे जो l होगा वो l क्या होगा? मेरे ख्याल से l होना चाहिए कंडक्टर का लेंथ। l क्या होना चाहिए? कंडक्टर का लेंथ। अगर कंडक्टर का लेंथ पता है तो आप लोग इस एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। ये वाला देखिए, पहले सेकंड पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट देखिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज है। अगर कंडक्टर का लेंथ क्या है? एल है। ये लेंथ क्या है? एल है। और इसे वी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हम लोगों का एकदम बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग सीख चुके हैं। डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी एक्स या डेल्टा एक्स, ये हम लोगों को पता है। तो डेल्टा वी के जगह में वी लिख सकते हैं। सर डेल्टा तो चेंज को बताता है, डायरेक्ट वी कैसे लिख रहे हो? तो वी माइनस जीरो कर दो, ये भी तो एक चेंज है, राइट। सो v इक्वल टू ई इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ से e का वैल्यू क्या मिला? v बाई एल। और हम लोगों को पता भी है e इक्वल टू क्या होता है? v बाई एल, राइट। तो e के जगह में v बाई एल लिख देंगे तो हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल रहा है e v बाई एम एल इंटू टाउ एवरेज। क्या ये एक्सप्रेशन सब समझ पाया? कहाँ से आया, कैसे आया? देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। इस ई के जगह में आपको क्या लिखना होगा? वी बाय एल लिखना होगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? ई वी बाय एम एल इंटू टाउ एवरेज। क्लियर है? इजी है ना? Yes, sir. नेक्स्ट एक टर्म है मोबिलिटी, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान सकते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मोबिलिटी बताता है जैसे कार या बाइक वगैरह में मोबिल क्या करता है? ईज ऑफ मूवमेंट बढ़ा देता है। कि मोबिल क्या करता है? इंजन का मूवमेंट का को इजी कर देता है। कुछ जैम वगैरह होता है तो वो उसके लिए मोबिल का यूज होता है, या इंजन में होता है। तो उस तरह से नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या? कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हो? ऑब्वियसली बैटरी का पोटेंशियल को बढ़ा के इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे ही आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे बैटरी का, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर ये एक टर्म आपको जानना हो, जस्ट एक टर्म है, समझ के रखिए। पूछ दे कहीं पे तो आप बता सकते हैं, राइट। तो वी डी डिवाइडेड बाई ई को कहते हैं मोबिलिटी। इसे
म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ई को नीचे उतार लो, क्या आपको मिलेगा, ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज मिलेगा। ये एक्सप्रेशन क्लियर है। इस एक्सप्रेशन में वी डी इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज है। इस ई को नीचे ले डिवाइड कर दो, ठीक है, या दोनों साइड ई से डिवाइड कर दो, इधर भी ई से डिवाइड कर दो, इधर भी ई से डिवाइड, सर ई कैंसिल हो जाएगा, ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज मिलेगा। बताइए। सर तो मोबिलिटी एक तरह से लेंथ है ना? नहीं, मोबिलिटी अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक और बार एक्सप्लेन करिएगा। मोबिलिटी अपने आप में एक अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। मैं अगर आपसे एग्री करना चाहूँ कि ये एक तरह का लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका यूनिट पुट करके देख लेते हैं। ई का यूनिट क्या होता है, कूलम। टाउ का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। बाय एम मास का यूनिट क्या है, केजी। तो कूलम सेकेंड डिवाइडेड बाय केजी इक्वल टू मीटर, इस बात से मैं एग्री नहीं कर पा रहा। अगर कोई एग्री कर पा रहा तो वो मान लेगा कि हाँ मोबिलिटी एक तरह का लेंथ है। मैं नहीं कर पा रहा। कूलम सेकेंड पर केजी ये क्या है, या इधर से भी देख सकते, इसका ये यूनिट देख लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो ये चीज अगर कोई प्रूव कर दे कि ये इक्वल टू मीटर है, तभी मोबिलिटी एक तरह का लेंथ है। क्लियर है। लॉजिक तो यही कहता है। आप खुद सोचो, क्या ये एक तरह का लेंथ है? नहीं, ये एक सर नो। अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ओके। फाइनली इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैंने बस एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ये स्टार दे के लिख दिया, ठीक है। अगर आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट करने में पीछे नहीं रहिएगा। कि किसी क्वेश्चन में, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे दे कि मीन फ्री पाथ दिया रहे, ठीक है, आप देख रहे थे लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम लोग मेंशन किए, लेकिन उसका v इक्वल टू यू प्लस ए टी में लैम्डा का कोई काम नहीं था। लेकिन अगर कोई मतलब नया टाइप का क्वेश्चन बनाना ही चाहे और उसमें लैम्डा को घुसाना चाहे कि लैम्डा के फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करो, अगर ऐसा कोई कोशिश करे, ठीक है, तो उस केस में भी आपको पीछे नहीं हटना है। आप सीख के रखिए कि अगर आपको मीन फ्री पाथ दिया रहा है, फ्री पाथ का बात नहीं हो रहा है जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये सब है, मीन फ्री पाथ मतलब ये सब का मीन दिया रहा है, मतलब लैम्डा मीन का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय एम, ये है मीन फ्री पाथ। अगर किसी क्वेश्चन में मीन फ्री पाथ दिया रहा है, मान लो ये 5 मीटर का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दिया रहा है इलेक्ट्रॉन का, मान लो इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है, लेट्स सपोज 2 सेकेंड, ठीक है, तब मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई यूनिट पूछ ले तो क्या बोलोगे, मीटर पर सेकेंड, राइट, ऐसा यूनिट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। और मैं ये एक्सप्रेशन कैसे लिख पाया, कोई बता पाएगा, कोई बता पाएगा? सर क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ काइंड ऑफ वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यस, बट इट इज ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज और वेलोसिटी। तो अगर हम लोगों को एवरेज डिस्टेंस दिया रहा है, एवरेज टाइम दिया रहा है, तब तो एवरेज वेलोसिटी आ ही जाएगा। इस लॉजिक को लगाया गया है कि एवरेज वेलोसिटी में आप क्या करते हो, आपको अगर एवरेज कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये पता हो, और एवरेज टाइम कितना लग रहा है ये पता हो, ऑब्वियसली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है। अभी तक पूछा नहीं गया है इस पे क्वेश्चन, लेकिन आप रेडी रहो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इसके नीचे की जो हमारा पॉइंट है बी डी इज इक्वल टू ई, जो हमने यहाँ नीचे उसके टर्म्स में लिखा है, वो हाँ ये वाला। पोटेंशियल के टर्म्स में जो लिखा है, हाँ, वहाँ पे उसका उसका डायरेक्शन भी वही होगा ना, नेगेटिव, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो। आप इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि ये पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म में तब लिखोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखोगे। और रहा बात डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन में कैसे चेंज आएगा, डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आएगा। ओके सर, ओके। लेकिन क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा।
कि पोटेंशियल हालांकि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पोटेंशियल के टर्म में भी बता सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्जेस मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब हम लोग बात किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला ट्रू होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ये देखिए वी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये लोअर पोटेंशियल पे ये हायर पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। क्या ये समझ में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन को हम लोग पोटेंशियल के टर्म्स में भी बता सकते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से ला रहे हैं। क्लियर है? क्या डायरेक्शन चेंज हो गया या अभी बीच में मैच कट गई कर थी। रहा है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जो डायरेक्शन है, मतलब इधर से इधर, क्या अभी भी हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में होता है। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, ये ब्लू लाइन में मूव कर रहा है। क्या अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है पोटेंशियल के केस में देखते हुए भी? यस सर। ऑपोजिट है, राइट? यस सर। तो आपको, आपकी मर्जी, आप बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, या आप बोलो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ है। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये पेज तो कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना है? एक और, क्योंकि डेरिवेशन हम लोगों को करना है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता क्या रहा है कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से खिसक रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा, राइट? और ये क्या होता है, स्मॉल वेलोसिटी होता है, राइट? मतलब ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻⁴। कैसे पता है? एक्सपेरिमेंट से पता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हुए ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट बनता है? एग्री? एग्री और नॉट? एग्री। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही तो करंट बनता है। अब ये मूवमेंट कितना ज्यादा है या कितना कम है, कितना फास्ट है या कितना स्लो है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएगा, राइट? मतलब कि कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट से होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कहीं ना कहीं करंट से होना चाहिए, या यूं कहे कि कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। बोल सकते हैं ना? यस तो सर। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम लोगों को यही जानना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्लियर है? यस अब सर। उसके लिए ये एक सिंपल सा, उतना ज्यादा भी सिंपल नहीं दिख रहा है, जस्ट एक डायग्राम देखिए, ठीक है। एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ये है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। हम लोग बैटरी भी कनेक्ट कर सकते थे, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। हम लोग इतना कुछ कर सकते थे, लेकिन आगे चल के हम लोग जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव दे देंगे किसी किसी क्वेश्चन में, या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देंगे। इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और लगभग हर बुक इसी टाइप का कन्वेंशन को फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए तो हम लोग यही किए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब आपको समझना होगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब बैटरी अगर कनेक्ट करोगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब कुछ ऑब्वियसली नया डेरिवेशन है, कुछ नया नया टर्म्स डिराइव करना होगा, मतलब डिफाइन करना होगा। जैसे कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन में दो टर्म को डिफाइन किया, तभी हम लोग डिराइव कर पाए। एग्री और नॉट? हम लोग लैम्डा को डिफाइन किया, हम लोग टाउ को डिफाइन किए, राइट? तभी हम लोग वीडी का एक्सप्रेशन ला पाए। क्लियर है?
उसी Yes, तरह sir. से यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन के लिए हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो टर्म कहलाता है एन, स्मॉल एन, जो कि बताता है स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है और अगर वॉल्यूम वी है, तो एन बाई वी होता है स्मॉल एन। क्लियर है? जैसे कि अगर n पे न्यूमेरिकल आ जाए, अभी तक पूछा नहीं है, आप जस्ट समझ के रखिए, ठीक है। इतना बेसिक क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल से ही समझाने का कोशिश मैं करता हूँ। ये कंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लिया के कितना है, 10⁻29 है, ठीक है। और इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, मान लिया कि 10⁻2 है, ठीक है। तो 10⁻29 डिवाइडेड बाई 10⁻2 ये हो जाएगा स्मॉल एन का वैल्यू। इसका मतलब स्मॉल एन का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है? सो स्मॉल एन को हम लोग किस तरह से डिफाइन किया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नाम से भी जाना जा सकता है, राइट। किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो उसे डेंसिटी कहते हैं, राइट। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक तरह का क्या है, डेंसिटी है, राइट। हम लोग तो ऐसा कुछ कर ही चुके हैं। तो इसे मास डेंसिटी कहते हैं, राइट। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, मास डेंसिटी कहते हैं, राइट। तो इस तरह के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसे कहेंगे नंबर डेंसिटी। असल में इसका नाम होना चाहिए नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन नंबर किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, राइट। कौन सा इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाम है, ठीक है। क्लियर है? Cu के लिए, दैट मीन्स कॉपर के लिए, इसका वैल्यू होता है लगभग, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है पता है, 1 मीटर का आपको अंदाजा है कितना है, होता है, Yes, आप sir. लोग इमेजिन कर पाते ना 1 मीटर कितना होता है, लगभग आपके हैंड के बराबर, ठीक है। अब वो 1 मीटर का आप एक क्यूब बनाओ, ठीक है। ये एक क्यूब है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, 1 मीटर, मतलब ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ठीक है। तो ये क्यूब जो बना है, ये एक सॉलिड क्यूब लो, और किसका बना हुआ है, कौन सा मटेरियल का क्यूब है, ये यू का, ठीक है। कितना बड़ा क्यूब बनेगा आप इमेजिन कर पा रहे, 1 मीटर लेंथ होना चाहिए, 1 मीटर ब्रेथ होना चाहिए, 1 मीटर हाइट होना चाहिए, जितना बड़ा क्यूब बनेगा, राइट। उस क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो होगा 10⁻29 का, ये मतलब है। समझ में आ रहा है? Cu के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ही ये है कि अगर आप एक ऐसा क्यूब ड्रॉ कर पाए, या कॉपर का एक ऐसा क्यूब बना पाए, क्यूब मतलब समझते हैं ना, कॉपर का एक ऐसा क्यूब बना पाए जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो, 1 मीटर हो, तो उस एक तरह से सॉलिड बॉक्स टाइप का बनेगा, सॉलिड बॉक्स, ठीक है। तो उसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इतना होगा। मतलब कॉपर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज्यादा है, समझ के, ठीक है। क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर है, राइट। कैसा कंडक्टर है, ऐसा वैसा नहीं, अच्छा कंडक्टर है, राइट। कॉपर को अच्छा कंडक्टर में रखा गया है। तो हम लोगों का टारगेट क्या है, आई और वी ड्रिफ्ट में क्या रिलेशन है ये पता करना, आई किस तरह से वी ड्रिफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला टर्म हम लोग डिफाइन कर दिए, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहो या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कहो, ये स्मॉल एन है, ठीक है। किस तरह से डिराइव करने वाले हैं ये चीज पहले समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 सेक्शन लिए हैं, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, ठीक है। असल में ये करंट का डेफिनेशन क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पास करता है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या है, ई है, राइट। या कुछ इस तरह से समझ कर, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज पास करता है पर यूनिट टाइम,
उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट क्या है, Q डिवाइडेड बाय T। ये डेफिनेशन याद है करंट का? यस सर। ठीक है, अनम्यूट हो गया है शायद। करंट का डेफिनेशन तो पता है, क्लियर है? सो किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे, ध्यान दीजिए। ये एरिया से हम लोग पता करेंगे कि dt टाइम, छोटे से टाइम में, dt टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन निकला, राइट। अब ये एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है, ये निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है। आप खुद सोचिए कि dt टाइम में मान लो कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इस एरिया से ऐसे 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 निकला, ठीक है, लेकिन कितना दूर गया होगा, कितना दूर गया होगा, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव किस वेलोसिटी से कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्या डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं? यस टाइम सर। कितना है, dt है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू dt। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो लगातार मूव किए जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो पूरा का पूरा कंडक्टर में है, मतलब ये ऐसे निकला होगा, फिर यहाँ पहुंचा होगा, फिर यहाँ पहुंचा होगा, ऐसे, ठीक है। तो dt टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या है, इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। सो अगर हम लोगों को जानना है कि इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन dt टाइम में पास किया, तो हम लोग एक लॉजिक तो ये बता सकते हैं कि जितना dt टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा और यहाँ तक पहुंचा होगा, राइट। तो इस वॉल्यूम में ध्यान से देखिए, इस वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा। जैसे कि ये काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको होना चाहिए अच्छे से समझने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि आपके घर में एक पाइप है, ठीक है, ये ठीक है, इस पाइप से वाटर आ रहा है, ठीक है, अच्छे से समझ के रखिए ताकि डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। इस पाइप से क्या गिर रहा है, वाटर गिर रहा है, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 3 सेकेंड में कितना वाटर नीचे आया, ये आप कैसे निकालोगे? एक तो लॉजिक आप ये यूज कर सकते हो कि आप इस पाइप के नीचे एक ग्लास लगा दो और 3 सेकेंड तक वाटर को गिरने दो। 3 सेकेंड में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे ग्लास में गिरा होगा उतना ही असल में इस एरिया से पास किया होगा। एग्री और नॉट? पहले सोच के देखो। एक एक बार पाइप रिपीट करिएगा। एक पाइप के किसी एक क्रॉस सेक्शन से 3 सेकेंड में कितना वाटर नीचे गिरा, ये पता लगाने के लिए क्या आप ये लॉजिक यूज कर सकते हैं कि उस पाइप के नीचे एक ग्लास लगा दो और 3 सेकेंड तक वाटर गिरने दो। 3 सेकेंड में जितना वॉल्यूम नीचे वाटर का गिरा होगा उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से पास किया होगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। सो वही लॉजिक यहाँ लगाया जा रहा है कि इस एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, ये कैसे पता चलेगा कि इस वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, असल में सारा इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा होगा ना, ऐसे 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 मूव कर रहा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस एरिया से पास किया गया है। ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है? सोच के बताइए। क्योंकि वहां पे हम लोग 3 सेकेंड तक देख रहे थे, यहाँ पे dt सेकेंड तक देख रहे हैं, तो dt सेकेंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुंच के यहाँ तक गया है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन का कॉलम नहीं है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आगे पीछे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आगे पीछे, राइट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, ठीक है। ये लॉजिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt, ठीक है, इक्वल टू, एक सेकेंड रुकिए, यस देखिए,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेडेड रीजन। मतलब कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन dt टाइम में पास कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये जो शेडेड रीजन है, इस रीजन में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे पता चलेगा, राइट। क्लियर है। वो वाटर वाला एग्जांपल आपको समझ में आया कि इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितना वाटर पास किया, ये जानने के लिए आप तो सबसे पहले ये जान लो कि dt टाइम में वाटर कितना आगे बढ़ा होगा। तो dt टाइम में मान लो कि वाटर इतना आगे चला गया, सो इस यहाँ भी एक क्रॉस सेक्शन बना लो और ये जो वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर इस क्रॉस सेक्शन से पास किया होगा। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना होगा फिजिक्स से। क्लियर है। सो नेक्स्ट छोटा सा डेरिवेशन है, अगर ये लॉजिक आप समझ गए, dq जो होगा इस एरिया से जो चार्ज पास किया होगा dq, वो कितना होगा, वो जो शेडेड रीजन का वॉल्यूम है वो होगा ना। मतलब आप खुद सोचिए यहाँ से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एरिया से पास किया है, वो निकालने के लिए इस वॉल्यूम में, इस छोटे से शेडेड रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है ये निकालना होगा, राइट। तो कितना इलेक्ट्रॉन पास किया ये निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इस शेडेड रीजन में है ये निकालना होगा, लेकिन कितना चार्ज पास किया ये कैसे निकालोगे। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तभी तो हम लोगों को चार्ज मिलेगा। मान लिया कि इससे dq अमाउंट का चार्ज निकला है, अब नंबर में बात नहीं हो रहा है, अब चार्ज में बात हो रहा है, ठीक है। कि पहले सरफेस से dq अमाउंट का चार्ज अगर निकला है तो वो कितना होगा, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिख दो। q कितना होता है, n e के बराबर होता है, q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। ये डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मैं बोल रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो वो शेडेड रीजन में जितना इलेक्ट्रॉन है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा होगा, तो वो कितना होगा। तो n क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट। n क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना नंबर है, क्या n को, कैपिटल N को स्मॉल n इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैपिटल N है, ठीक है। क्या इस कैपिटल N के जगह में हम लोग स्मॉल n इंटू वी लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू वी लिख सकते हैं, राइट। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो स्मॉल ई है। तो dq इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू वॉल्यूम इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, स्मॉल ई है, ठीक है। अब n का जगह में n है, वॉल्यूम को क्या हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से देखिए ये एरिया अगर a है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है, कैपिटल A माना जाता है। और अगर लेंथ अगर कितना है हम लोग निकाले है ना, लेंथ क्या है, वी डी इंटू डी टी है, ये क्या है, लेंथ है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। आप खुद सोचो, एक सिलेंडर है जिसका एरिया ए है और लेंथ क्या है, एल है। तो ए इंटू एल क्या होगा, वॉल्यूम होगा ना। यहाँ पे एल का जगह में क्या लिखे हो, एल क्या है, लेंथ है ना। लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टाइम छोटा सा टाइम dt है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम को हमने लिखा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ की जगह में ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू dt, और यहाँ पे ई तो था ही, राइट। अब यहाँ से क्या है, dq इक्वल टू एन ए वी टी वी डी इंटू डी टी इंटू ई है, राइट। तो dt को नीचे डिवाइड करेंगे, या दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, तो इस साइड का dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, dq dt इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट ना। dt नीचे आ गया, इस तरह से सोच सकते हैं, dt नीचे आ गया, या दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, जैसे भी करो। तो dq dt इक्वल टू इतना आया, dq dt ही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, राइट। dq dt ही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो I इक्वल टू dq dt को आप I कह दो,
I इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट। I इक्वल टू क्या मिला आप लोगों को, एन ई ए वी ड्रिफ्ट। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा होगा, जो कि लॉजिकल है। ऑब्वियसली वेलोसिटी ज्यादा होगा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से पास करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। राइट, हम लोग जानते हैं ना पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनली एक्सेप्ट किया गया है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है मूवमेंट का, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। क्लियर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में इधर। क्लियर है, और ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये वेक्टर वाला इक्वेशन नहीं, आप जान सकते हो क्योंकि आई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टोरिकली हम लोग नहीं लिखे, जस्ट मैग्नीट्यूड जान के रखो, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्लियर है, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलने की गलती ना कीजिएगा, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ई क्या है, ई है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जिसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये वैल्यू है। ठीक है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, एन ई की वैल्यू क्यू के इक्वल हो सकती है, हाँ क्यू इक्वल टू एन ई होता है, लेकिन आप तो बहुत कंफ्यूज होने में एक्सपर्ट हो, राइट। यहाँ का एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन, ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में पढ़े थे, और यहाँ पे स्पेशली डिफाइन किया गया है स्मॉल एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो क्यू इक्वल टू एन ई में और आई इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट में ये एन और ये एन सेम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इस एन को बोले थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इस एन को डिफाइन किया गया, दिखाई दे रहा है, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों ही फॉर्मूला इक्वली वैलिड है। क्यू इक्वल टू हमेशा एन ई होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पे क्या कोई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो चार्ज रेस्ट पे था, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, लेकिन अब क्योंकि चार्ज मोशन में है तो चार्ज नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, देख लीजिए, आई इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट। क्लियर है, अब वी ड्रिफ्ट का तो हम लोगों को वैल्यू यहाँ से पता है ना, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, और स्केलर फॉर्म में अगर लेना है तो ये नेगेटिव साइन का कोई जरूरत नहीं है। तो वी ड्रिफ्ट का वेलोसिटी अगर हम लोग ये वाला नहीं पुट करके वी और एल के बीच ये वाला दिखाई दे रहा है, वी ड्रिफ्ट का स्केलर वाला वैल्यू क्या है, ये ई वी बाय एम एल इंटू टाउ एवरेज है। ठीक है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू, राइट, पुट कर सकते हैं ना, तो हम लोगों को किसके किसके बीच रिलेशन मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है आई और वी के बीच में। ठीक है, आई और वी के बीच में रिलेशन मिल रहा है, तो सबको बाकी सबको एक जगह कलेक्ट कर लो, बचेगा क्या, v इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इंटू आई। तो यहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टर्म n है, यहाँ पे टर्म टाउ है, ये दोनों टर्म क्या है, टेम्परेचर पे रिलेटेड है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो n का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, ये सारा चीज हम लोगों को पता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, n और टाउ क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, पोटेंशियल और करंट कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सबसे पहले कौन ऑब्जर्व किया था, ओम ने, राइट, जिसे ओम्स लॉ भी कहते हैं, लेकिन ये ओम्स लॉ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये बता रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि रिलेट कर रहा है पोटेंशियल को और इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है,
ओम्स लॉ क्या है, हम लोग क्लास 10 में जो पढ़े थे वो ओम्स लॉ वैसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक्चुअल ओम्स लॉ है क्या वो पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाला 1-2 लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक ही क्लास को रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि I इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट होता है। वी ड्रिफ्ट का वैल्यू जब हम लोग ये पुट किए तो हम लोगों को एक एक्सप्रेशन मिला जिससे V और I रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये सारा का सारा फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और V इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I हो जाएगा, तो इसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कह सकते हैं। कि आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।